सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एनहांस करेगा। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ टू वे से करते हैं, आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय रेजोनेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, और इन दैट केस जो है वो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? सो एंड देन वो डिस्कस कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल बेंजीन से ज्यादा होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? सोनियम आयन, यू विल गेट दिस एरिनियम आयन, जिसको सिग्मा कम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसके तमाम आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, यू विल गेट ऑल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यू विल गेट ऑल सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस। सो ओके, प्लीज any GR or CR, send me a WhatsApp message and your email address. I will send you the slides. Okay. So now, but when you have monosubstituted benzene and when it will attack on the nitrosonium ion, that is an electrophile. ये क्या है? electrophile है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो आप देखें कि आफ्टर अटैक ऑफ दिस वन जो आपके पास इंटरमीडिएट बनता है वो आप इसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्रा करें। नाउ डबल बॉन्ड मूव टू दिस पोजीशन, तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज द मेटा पोजीशन। एंड देन आफ्टर another resonating structure you will get positive charge at this carbon atom। तो आप ये देखें कि अगर ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा तो आउट ऑफ आप ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इस इंटरमीडिएट के
इसलिए जो मैथल ग्रुप जब अटैच होता है तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग अटैक से आपके पास जो इस तरह एनर्जी प्रोफाइल बनता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा करें, मे बी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड इज अवेलेबल, so we will go there and then I will discuss with you just yes it's over there. So आप ये देखें कि आप यहाँ के केस में आपके पास जो आप नाइट्रेशन जब करते हैं तो यू नो द मैकेनिज्म इन द वेरी बिगनिंग वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म आपको पता है कि नाइट्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से कैटलाइज्ड रिएक्शन है, नाइट्रोनियम आयन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और आर्थो आइसोमर जो है वो 61% बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय इंडक्टिवली आर्थो पोजीशन पे ज्यादा होती है, ठीक है, और इसके अलावा पैरा पोजीशन 39% बनता है। और अगर आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का साइज इंक्रीज करते जाएं तो देन पैरा जो है वो ज्यादा बनेगा। सिंपल इथाइल से 50-50 बनता है, आप मजीद बल्कि ग्रुप अगर अटैच हो तो आपके पास पैरा जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में बनता है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप जो है वो नाइट्रेशन आइसोमर जो है आर्थो नाइट्रो जो है वो 18% बनता है और पैरा जो है दैट इज 82%। इज इट क्लियर? सो ये तमाम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जस्ट आई एम गोइंग थ्रू। तो अब ये देखें कि जब आपका सिंपल बेंजीन है तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज अ इंटरमीडिएट, ये हाई एनर्जी है, इस हाई एनर्जी और उसकी करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट भी हाई होगी। लेकिन जब आप टॉलीन लेते हैं और मेटा पे अटैक करते हैं तो आप ये देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डेफिनेटली इसका रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल बेंजीन से ज्यादा होगा और इसकी लो एनर्जी है तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट जो लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो बेंजीन सिंपल से लो है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट होगा। चूंकि जब मेटा पे अटैक होता है तो तमाम ये जो इंटरमीडिएट हैं ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो इसकी एनर्जी इंटरमीडिएट की हाई होती है। लेकिन जब नाइट्रो का अटैक आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है यू विल गेट टर्शियरी कार्बोकेटाइन, जो इंटरमीडिएट है वो टर्शियरी बनता है और वी नो कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी मीन एनर्जी कम होती है, जब कम होती है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा और इस इंटरमीडिएट की एनर्जी है वो कम होगी। एंड देन एट द एंड बेस इसको जब रिमूव करेगा देन इट विल गो इनटू द फाइनल product through a second non-rate determining transition state. Is it clear? जी ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? हेलो जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ यू कैन सी कि जब जो फर्स्ट केस था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो था वो बाई इंडक्टिव इफेक्ट था। मैथाइल जो ग्रुप है वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, ठीक है, जबकि यहाँ पे यू नो हियर ऑन ऑक्सीजन यू आर लोन पेयर और इसका आप रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप होगा, जो अटैच होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो डेफिनेटली उस पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है और आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रेजोनेंस से ज्यादा डोनेट करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है इवन टॉलीन से भी बहुत ज्यादा होता है, ये 1000 टाइम्स फास्टर देन बेंजीन होता है, ठीक है। तो बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यू विल गेट एन आर्थो एंड देन दी पैरा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और मेटा जो ओनली 2% नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, ठीक है। तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, बाय रेजोनेंस एक्टिवेटिंग है, ठीक है, और इसका रेट जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे जो कि बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, तो उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और आउट ऑफ दीज डोनेटिंग ग्रुप जो बाय रेजोनेंस होता है वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट फाइन? जी
यू आज स्लाइड पे सिर्फ मुझे मैसेज कर दें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इज इट क्लियर? ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जिसको अगर कोई क्वेश्चन हो तो देन जस्ट राइट ऑन योर कॉपी और वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द सेशन। इज इट फाइन? नाउ यू कैन सी हियर इन दिस केस कि जब मिथॉक्सी हो तो अब नाइट्रोसोनियम आइन जो होता है उसका अटैक अगर आर्थो पोजीशन पे करें तो यू विल गेट दिस वन पॉजिटिव चार्ज will go to the carbon where the methoxy is attached। आप देखें जब यहाँ पे आर्थो पे अटैक आता है या पैरा पे आता है तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर आता है वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहाँ पे मिथॉक्सी प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को मजीद स्टेबलाइज कर देता है बाय डोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये देखें आप पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है इवन आउटसाइड द रिंग, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ गए? एज कंपेयर टू जब आर्थो पे अटैक हो और पैरा पे अटैक हो तो पॉजिटिव चार्ज इप्सो कार्बन पे आता है, वो कार्बन जहां पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। जैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो लोन पे डोनेट करके इसको मजीद स्टेबलाइज कर देती है। जब स्टेबलाइज कर देती है तो ये जो इंटरमीडिएट है इसकी एनर्जी लो हो जाती है। जब लो हो जाती है तो करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट भी लो होती है और वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। इज इट फाइन? जबकि अगर आप मेटा के ऊपर अटैक करवाएं तो आप ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आफ्टर फर्स्ट अटैक विल कम ओवर हियर, देन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आप देखें कि किसी भी आउट ऑफ ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी में भी पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर नहीं आता जहां पे मिथॉक्सी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे मिथॉक्सी का रोल जो है इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने का वो नहीं है जितना के आर्थो और पैरा के केस में है। इज इट फाइन? ये चीज समझ आ रही है आपको? जी ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ना यू कैन सी कि जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना ज्यादा होता है कि ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है 100%। इसको आप मोनोब्रोमिनेशन पे नहीं रोक सकते, ठीक है, इसको, क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन यू विल डू अ ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो आप ये देखें कि ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ब्रोमो ग्रुप तमाम आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह अगर आप एनालीन को करें, एनालीन इज वन ऑफ द अदर मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। अगर आप एनालीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें यू विल बी एबल टू, मैं एक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग ड्रा करता हूं, रेस्ट यू कैन ड्रॉ, ठीक है। आपके पास अमीनो ग्रुप है NH2 दैट इज एनालीन NH2 ग्रुप, तो यू विल सी इट हैज लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डोनेट करता है जस्ट लाइक मिथॉक्सी ग्रुप एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड नेगेटिव चार्ज विल गो टू द आर्थो पोजीशन, so if you draw one of the resonating structure you will see in negative charge ortho position पे आएगा, you will get a double bond NH2 positive, and then रेस्ट जो है वो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा एंड देन नेगेटिव चार्ज विल गो टू दी पैरा पोजीशन, और उसके बाद नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो दोबारा आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसकी भी जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो ट्राई ब्रोमो एनालीन विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। आप मोनो ब्रोमो पे आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन
donating group by resonance, so activating group that you will get all three positions where, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो तमाम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, ठीक है। एंड देन कि अगर आपने, ठीक है, आप यू कैन सी दिस वन के this will donate electron density and this will attack on the bromide। अब ये देखें कि यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। इनिशियल सिंपल बेंजीन के केस में हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन की जब आपको ब्रोमिनेशन करनी हो सिंपल बेंजीन की, तो सिंपल बेंजीन की ब्रोमिनेशन जो है विदाउट कैटलिस्ट पॉसिबल नहीं है, विदाउट कैटलिस्ट पॉसिबल नहीं है। इसकी ब्रोमिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है। कौन सा कैटलिस्ट जी, कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ सिंपल बेंजीन के लिए? जी बेटा, यस, AlBr3 और FeBr3 आयरन ब्रोमाइड और एल्युमिनियम ब्रोमाइड यूज करते हैं जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एनहांस करता है, क्योंकि सिंपल बेंजीन जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है एरोमेटिसिटी की वजह से, ठीक है। जबकि एनालीन की केस में या मिथॉक्सी के केस में ये तो दो तरीके होते हैं, या आप इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर दें या आप इसकी एक्टिविटी को एनहांस कर दें कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे। तो इस केस में आप देखें चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा एनहांस हो जाती है कि वो डायरेक्टली अटैक कर जाता है ब्रोमीन के ऊपर, ठीक है, ब्रोमीन के ऊपर। एंड यू डोंट नीड एनी कैटलिस्ट इन दिस केस व्हेन यू हैव सो स्ट्रॉन्ग activating group is present on the aromatic ring. Is it fine? So these are some of the group. These are activating group. You can see summary activating ortho and para directing groups हैं। अगर आपके पास reactivity है O नेगेटिव हो या अमीन अटैच हो, सेकेंडरी अमीन डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन के साथ, लोन पेयर हो, OH ग्रुप हो, ईथर लिंकेज हो या ये ग्रुप को अमाइड टाइप लिंकेज हो, तो ये क्या है, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये लोन पेयर है इनके ऊपर, ये बेंजीन रिंग के ऊपर डोनेट करते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो जब सिंपल नेगेटिव चार्ज हो, जैसा फेनोक्साइड आयन होता है, क्योंकि फिनोल जो है दैट इज अ वीक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड, तो आप इसको बेस से ट्रीट करें, ठीक है, सिंपल फिनोल को यू विल गेट, इसको अगर फिनोल को बेस से ट्रीट करें तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देता है, वीक एसिड है। तो अब जब नेगेटिव चार्ज हो तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय डोनेटिंग दिस नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंपल एनालीन, और एनालीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनोल, सिंपल फिनोल, और उसके बाद है आपके पास फिनाइल ईथर की, देन एनिलाइड की, देन दिस कमान अल्काइल बेंजीन की, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग विद वेरियस ग्रुप टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है जी। देन अगर हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन बनानी हो, ठीक है, अगर हमने मोनो, हमें पता है कि एनालीन जो है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसकी अगर हम ब्रोमिनेशन करें या नाइट्रेशन करें तो तमाम जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है उन पे नाइट्रेशन हो जाती है, क्योंकि आपके पास सिंपल एनालीन जो है NH2, this is a strongly electron donating, it has lone pair, so it donate electron density on the ortho and para position। तो अगर इसकी आप ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन करें तो आपको पास मोनो नाइट्रेशन या मोनो ब्रोमिनेशन नहीं होती, बल्कि तमाम इस पैरा पे और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन हो जाती है। तो अगर हम सिंपल एक ब्रोमिनेशन करनी या नाइट्रेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं कि एनालीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, एनालीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। अगर आप एनालीन को रिएक्ट करें एसिटिक एनहाइड्राइड से तो एन एसिटाइलेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, एन
एसिटाइलेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे लोन पे आप जब आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप ऑन द एनालीन रिंग, तो लोन पेयर इज स्टिल देयर, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसके आप तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें। फर्स्ट नेगेटिव चार्ज विल गो टू दिस पोजीशन, देन दिस नेगेटिव चार्ज विल क्रिएट डबल बॉन्ड बिटवीन दिस पोजीशन एंड नेगेटिव चार्ज विल गो टू द पैरा पोजीशन एंड अगेन ऑन द ऑर्थो पोजीशन। तो यू नो अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेकिन आप ये देखें, ये लोन पेयर न सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है toward the benzene ring, बल्कि lone pair is also in conjugation with the acetyl group। अब ये देखें कि ये जो lone pair है ये also resonate हो जाता है towards the acetyl group and negative charge go, if you draw the resonating structure, तो negative charge ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। You can see this one, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये जो लोन पेयर है ये सिर्फ बेंजीन रिंग की तरफ एक्टिवेट नहीं हो रहा, बेंजीन ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा, बल्कि अब लोन पेयर जो है वो एसिटाइल की तरफ भी चला जाता है। इसका मतलब है कि इसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेशन टुवर्ड बेंजीन रिंग वो रिड्यूस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जब रिड्यूस हो जाती है तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आल्सो रिड्यूस हो जाती है। इज इट क्लियर जी? ओके, एंड वेयर इज योर CR? वेयर इज योर CR? जी, आपका CR प्रेजेंट है? Okay, so this point is clear to everybody? Okay, so अब ये देखें, now you will see आप deactivating group, we will see deactivating group। तो नाइट्रो ग्रुप अगर पहले हमने पढ़ा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और अगर कोई ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करे और उसकी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें तो वो स्लो होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बाय रेजोनेंस। यू नो अबाउट, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन resonating structure of this mono substituted this nitrobenzene, so you will see कि आप देखें कि अगर आपके पास यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है NO2 double bond O, and then you have O negative and positive charge on the nitrogen। Is it fine? तो आप ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है। So if you draw the resonating structure, you will see, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, you will get a double bond N, then O negative, and then you have O negative। Is it clear? तो आप ये देखें कि नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया बेंजीन रिंग से। जब विड्रॉ कर लिया तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि आप ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं रहा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये एक्टिवेटिंग नहीं रहा। ये बात मेरी समझ है? ठीक है, तो जब भी आप सिंपल नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे तो ये 10,000 टाइम जो है लेस रिएक्टिव होता है बेंजीन से, और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से, जो कि
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। डीएक्टिवेटिंग वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से, वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनका जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो बेंजीन से 10,000 टाइम जो है वो लेस होता है। और ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि आप ये देखें कि इस केस में अगर मैं इसको ड्रा करूं, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, इसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अगर ड्रा करें, ये फर्स्ट वन, देन सेकंड वन, then positive charge will go to the para position, then again, और यहाँ पे आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसको R लिख देता हूँ। then positive charge will go to this position, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पॉजिटिव चार्ज विल अगेन गो टू द अदर ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो डेफिनेटली वो डीएक्टिवेटिंग होगा। डीएक्टिवेटिंग इसलिए होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर रहा है आपके एरोमेटिक रिंग से, और बाय रेजोनेंस कर रहा है। नाइट्रो ग्रुप बाय रेजोनेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बाय रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर रहा है। तो आप ये देखें कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, मेटा पे नहीं जाता। इसलिए कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो उन पोजीशन पे तो नहीं जाएगा जहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उस पोजीशन पे जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता, और वो मेटा पोजीशन है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? जी, okay, then you will see here, this is all the resonating structure of this nitro monosubstituted benzene. So you will see that positive charge goes to the ortho and para positions, so incoming electrophile definitely will go to the meta position where there is no positive charge in these resonating structures. So you can see, अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, अब इस और लिहाज से भी आप देखें तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को आप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दें, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवा दें, तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे ऊपर आ जाएगा जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये देखें, दो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्लोज टू ईच अदर आ गए हैं। जब ये क्लोज टू ईच अदर आ गए हैं तो ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है। ठीक है, two similar charges on the very close position, adjacent position, highly unstable कर देता है ये इंटरमीडिएट को। जबकि आप अगर मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच करवाएं इलेक्ट्रोफाइल को, जबकि नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अब देखें तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर नहीं जाता जहां पे नाइट्रोजन पॉजिटिव प्रेजेंट है। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे भी वो सिचुएशन डेवलप होती है जहां पे पॉजिटिव चार्ज on nitrogen and positive charge on carbon come on the adjacent position. So this is a highly unstable intermediate. This is not possible. So that's why incoming electrophile attacks at the meta position when your electron withdrawing group is already present. Is it fine? Ji. Ji. Yeah, any problem? Okay. Okay, that's fine. Muhammad Rizwan, no sir. Muhammad Rizwan, no sir. What does mean by Sumayya? Yes, what does mean by no sir? Okay. Okay, I can repeat it. तो आप ये देखें, ठीक है, कि मैंने कहा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा बेंजीन, हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ ये रहे हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जो है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जो है
उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। तो हमने पहले पढ़ा एग्जांपल्स कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जब इलेक्ट्रॉन, हु इज मोहम्मद समद खान, so just a moment, I can pick a call, just a moment, wait for a moment. जी, सो फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया कि जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बाय रेजोनेंस से अगर एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी। लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो और उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, जस्ट लाइक यू कैन सी कि नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग डेफिनेटली ये इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इतना इजी नहीं होगा अटैच करना ऑन दी एरोमेटिक रिंग। इज इट फाइन? तो इसलिए हम कहते हैं ये डीएक्टिवेटिंग है। अब वो मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है कि अगर आप ये इलेक्ट्रोफाइल, अब नाइट्रो ग्रुप अटैच है, आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करके देख लें आर्थो पे, पैरा पोजिशन पे और मेटा पे। अगर हम आर्थो पे करेंगे तो आप देखें कि दिस पाई बॉन्ड विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल, सो पॉजिटिव चार्ज विल कम एट दिस पोजीशन, और बाकी तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके ड्रा कर लें कि देन पॉजिटिव चार्ज विल गो एट दिस पोजीशन एंड इन द फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज विल गो एट दिस पोजीशन। इज इट फाइन? आप ये सिर्फ इंटरमीडिएट का मैं ड्रा कर रहा हूं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट का, ठीक है। एंड देन आप ये देखें कि जब आप आर्थो के ऊपर अटैक करते हैं तो आउट ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरमीडिएट, आपका वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर आ जाता है जहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और साथ वाली कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी दो सिमिलर चार्जेस क्लोज होंगे, दे आर एडजेसेंट कार्बन्स पे होंगे, एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे, तो आपको पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये हाईली अनस्टेबल स्टेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और जब आप मेटा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करें नाइट्रोबेंजीन के, तो आप ये दे देखें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज विल गो टू ऑर्थो पोजीशन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप, and then in the last one again it will go to the ortho position। तो इस केस में आप देखें कि किसी भी जो तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, किसी में भी पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आता, और जब पैरा पे हो, पैरा पे अटैक हो, तब भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो ये दोनों पोजीशन जब ऑर्थो और पैरा के ऊपर अटैक हो तो हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, जो नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप मेटा के ऊपर अटैक करें तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है एज कंपेयर टू दीज बोथ वन। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू हैव electron withdrawing group as a substituent on the benzene ring, that will be meta directing and deactivating। deactivating इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से, और मेटा डायरेक्टिंग इसलिए है कि देखें कि इसमें आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल बनता है एज कंपेयर टू दी अदर वन, एज कंपेयर टू दी अदर इंटरमीडिएट व्हेन इट्स अटैक ऑन दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नाउ इज इट क्लियर? जी, okay, so let's move forward। so here you can see this one कि आप ये देखिए, ये सिंपल बेंजीन है,
सिंपल बेंजीन है। हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हों तो वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेंजीन से कम होता है। क्यों कम होता है? कि उनकी एनर्जी जो है वो हाई होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की और इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू दी बेंजीन जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। आप कंपेयर कर रहे हैं सिंपल बेंजीन को और नाइट्रो बेंजीन को। इज इट फाइन? तो आप इस पोजीशन में देखें, जब मेटा के ऊपर अटैक हुआ तो वो इंटरमीडिएट स्टेबल बना एज कंपेयर टू जब अटैक हुआ ऑन दी आर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो डेफिनेटली तो रिएक्शन जब होगा तो वो लो एनर्जी को फॉलो करेगा। जब नाइट्रोबेंजीन होगी तो मेटा पे अटैक है, यू कैन सी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज लो एज, जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो लो है एज कंपेयर टू दी व्हेन इट इज अटैक ऑन दी आर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो हाईली अनस्टेबल बनते हैं, हाई एनर्जी होते हैं। सो डेफिनेटली व्हेन यू विल डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन नाइट्रो पोजीशन, so this will follow this route and then you will get an intermediate, and in the final step after the removal of proton you will get through a non-rate determining step into the final this one electrophilic substitution part. Is it fine? Is it clear? Okay, so you can see these are the summary, these are the some deactivating groups। ठीक है, ये पहले हमने एग्जांपल्स पढ़ी एक्टिवेटिंग ग्रुप की, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जैसा नाइट्रेट ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, सियानो ग्रुप है, और कीटोन और एल्डिहाइड्स हैं, या एस्टर फंक्शनैलिटी है, या क्वाटरनरी नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन के ऊपर सिंपल पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक हो गया जी? इज इट फाइन? तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं ऐसे ग्रुप्स की जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, डीएक्टिवेटिंग है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड दे आर ऑल मेटा डायरेक्टिंग। इज इट फाइन? सो नाउ halogens, what's about halogens? What about halogens? halogens को अगर हम देखें, halogens जो हैं बेसिकली वो चूंकि जैसे when you are fluorobenzene, chlorobenzene and bromobenzene present हो, bromobenzene present हो, so X, yeah, this is chloride, bromide or iodide. So this is electron withdrawing by inductive effect। तो ये क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चूंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा इंडक्टिवली। ठीक है, जब विथड्रॉ करेगा बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम कहेंगे कि ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो लास्ट केस में जो हमने तमाम एग्जांपल डीएक्टिवेटिंग की पढ़ी हैं वो मेटा डायरेक्टिंग है। ये भी उनकी तरह डीएक्टिवेटिंग तो है लेकिन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इसका जो मेजर जो रोल है वो ये है कि ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है इनकी, तो मेजरली ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions। So just I will explain you। So आप जब बहुत ज्यादा टाइप करते हैं तो डेफिनेटली माय इंटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई मेजर क्वेश्चन हो तो हम एंड ऑफ सेशन पे उसको अगर रख लिया करें, सो दैट इज मच बेटर। इज इट फाइन? जब हम डिस्कशन करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका क्या ख्याल है? ओके, नाउ यू कैन सी हियर कि आप ये देखें कि इसके ऊपर चूंकि लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कहते हैं? देते हैं। ठीक है, सो इफ यू ड्रॉ दिस, इफ दिस अटैक द इलेक्ट्रोफाइल एट द ऑर्थो पोजीशन, at the ortho position you can see this bromonium ion plus other structures, अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है इसके ऊपर। और अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका पैरा पोजीशन पे अटैक करे तो आप भी
आप ये देखें कि नेगेटिव चार्ज जो है लोन पेयर ये दे रहा है, लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, किस पोजीशंस पे कर रहा है, आर्थो पे और पैरा पे। सो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे जाएगा, आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। इज इट फाइन? तो आप ये देखें कि अगर आपका मेटा के ऊपर अटैक हो तो कोई भी ब्रोमोनियम आयन नहीं बनता। अब ये लोन पेयर का रोल जो है जब मेटा पोजीशन पे हो तो वो रोल नहीं रहता। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि मेटा पोजीशन पे डोनेट नहीं कर रहा, तो आप इसके तमाम ब्रोमोबेंजीन के या क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो आप ये देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं ना आप? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि इसे कर्सर से मैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से स्ट्रक्चर ड्रा होते हैं तो तमाम मैं नहीं कर सकता, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि मेटा के ऊपर आप इन लोन पेयर का रोल नहीं रहता, ठीक है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जब हेलोजन हो तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, और डीएक्टिवेटिंग इसलिए होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विड्रॉ कर रहा है, ठीक हो गया। तो दिस इज एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ these halogens, halo substituted benzene, they are deactivating but ortho and para directing. So you can see here, ये अगर एक क्लोरोबेंजीन है तो आप ये देखें कि अगर वो उसका अटैक सिंपल बेंजीन से, इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि डीएक्टिवेटिंग है। सो डेफिनेटली सिंपल बेंजीन से आर्थो और पैरा पोजीशन वाले जो इंटरमीडिएट हैं जिसमें क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको डोनेट करता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे, जबकि मेटा पोजीशन के ऊपर उसकी एनर्जी हाई होती है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी हाई होती है। सो डेफिनेटली these are deactivating as compared to the benzene ring. Their electrophilic substitution reaction will be slow as compared to non-substituted benzene, but they are ortho and para directing. Now if we compare, अगर आप नाइट्रेशन करें एक हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, ठीक है, यू नो द कंडीशन ऑफ द नाइट्रेशन, you use a nitric acid and sulfuric acid, so you will get ortho, मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है और आइडोबेंजीन है, तो फ्लोरोबेंजीन के केस में आपका आर्थो जो है, चूंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो आइसोमर जो है वो 13% बनता है और पैरा जो है वो आपका 86% बनता है, जबकि क्लोरो के बेंजीन में, ठीक है, आपका आर्थो 35% बनता है और आपका पैरा प्रोडक्ट जो है वो 64% बनता है, जबकि ब्रोमो बेंजीन के केस में आर्थो, इसकी जो नाइट्रेशन है वो आर्थो आइसोमर जो है वो 43% बनता है और आपका पैरा जो है वो 56% बनता है, और आइडो बेंजीन के केस में 45% आर्थो और ऑलमोस्ट 50% आपका दोनों जो मेजर आइसोमर है वो बनते हैं आर्थो एंड पैरा, क्योंकि ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो इस सिचुएशन को कोई एक्सप्लेन कर सकता है एनीबॉडी? कि फ्लोरो के केस में आप ये देखें कि इसमें एक यू चैनल बन रहा है, यू, ठीक है, यहां से डाउन द वर्ड आर्थो की कंसंट्रेशन एनहांस हो रही है, ठीक है, और यहां से अपवर्ड पैरा की पोजीशन, पैरा आइसोमर की कंसंट्रेशन जो है वो एनहांस हो रही है, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन के केस में पैरा हाईएस्ट बनता है, ठीक है, पैरा हाईएस्ट बनता है, जबकि जब क्लोरोबेंजीन आए तो पैरा की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है। इसकी रीजन क्या है जी, कोई बता सकता है? जी जी
व्हाट डज मीन बाय रिएक्टिविटी, ये तो कोई आंसर ना होगा। ठीक है जी। जी ओके हमाद, यू आर करेक्ट आल्सो। अब ये देखें कि फ्लोरो के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन जो है बाय रेजोनेंस वो मोर इफेक्टिव होती है, वो मोर इफेक्टिव होती है, क्योंकि फ्लोराइड का साइज कम होता है, फ्लोराइड का साइज जो होता है वो कम होता है, और इसमें जो लोन पेयर है वो 3p ऑर्बिटल में होता है। किसमें? 3p ऑर्बिटल में होता है, जबकि क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड में आपका 4p और 5p में होता है। और उसकी ओवरलैपिंग जो है वो अब p ऑर्बिटल यहाँ पे जब डबल बॉन्ड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो डेफिनेटली इसका जो p ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जितना लो एनर्जी है वो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे फ्लोरो देगा, लेकिन चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है फ्लोराइड की, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो से ज्यादा विड्रॉ करेगा, इसलिए आपका मोर इफेक्टिवली जो पैरा प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा। इज इट फाइन? जी ओके। और इसके अलावा क्लोरो की फिर ब्रोमो की जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, तो फिर आर्थो प्रोडक्ट जो है उसकी रेशियो जो है वो एनहांस करती जाती है। ठीक हो गया सुमैया? आप अगर फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो लोन पेयर जो होता है वो 3p ऑर्बिटल में होता है। 3p ऑर्बिटल लो इन एनर्जी है, ठीक है, इसका साइज कम है, तो डेफिनेटली आपका जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है कोई भी ग्रुप, तो यहाँ पे आपका p ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या है p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे फ्लोराइड है, फ्लोराइड का p ऑर्बिटल है। जितना ये लो एनर्जी होगा इसकी ओवरलैपिंग मच बेटर होगी, तो फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय रेजोनेंस मच इफेक्टिव होगी। ठीक है, इज इट फाइन? तो जबकि साइज अगर बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो p ऑर्बिटल जो है हाई एनर्जी होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय रेजोनेंस इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अब क्लियर है? जी ओके। जी हमाद, आप आमना को जिसको अच्छा आता है वो एक्सप्लेन करे दोबारा जरा। जी आमना, आमना कौन है ये? आमिर नवाज को कौन एक्सप्लेन करेगा जी? जी समझ आ गई? कैसे आ गई आपको जी बैठे बैठे? नहीं हमाद, मैं कह रहा था कि आम किसी को समझ नहीं आई आमिर नवाज को, तो उसको आप समझा दें। ठीक है, साइज जितना कम होगा, ठीक है, आप देखें कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैसे होती है? नाउ यू कैन सी a simple benzene, this benzene ring,
तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, लाइक फ्लोराइड है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटाल में इसके लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी हर कार्बन के ऊपर p ऑर्बिटाल है, ठीक है। तो ये ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब देता है यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होता है, तो वो कैसे होता है, इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के ओवरलैप से होता है। तो साइज जितना कम है, दे आर वेरी पैरेलल, तो ये इतनी इफेक्टिव डोनेशन होगी। जबकि अगर साइज बड़ा होगा, जैसा ब्रोमाइड का क्लोराइड का है, तो ये हाई एनर्जी p ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी है। यहाँ पे बेंजीन के p ऑर्बिटल के साथ इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए जब साइज बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय रेजोनेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया जी? इज इट फाइन? Okay, so let's move forward. So you can see classification of substituent. ये एक समरी है कि जो भी हेटेरो एटम हो, लाइक नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मतलब जिन पे लोन पेयर है, ये इतनी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और अगर इसके पास ये दूसरे ग्रुप अटैच हो, इनके साथ मिथॉक्सी हो, या तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और जो बाई सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, जिस आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये क्या होते हैं, ये वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है, वीकली। और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड होते हैं, वे वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है और ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, CF3 ग्रुप है, CCl3 ग्रुप है, या आपके पास बेंजीन के ऊपर क्वाटर्नरी नाइट्रोजन अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। Quaternary nitrogen, you know about the quaternary nitrogen. So if you have nitrogen and if it has 3 methyl group, then it will be positively charged. Then you can see it's a strongly electron withdrawing by inductive effect. So it is a strongly deactivating and meta directing. Is it fine? So these are some of the substituents which are activating and ortho para directing and deactivating and meta directing groups. Is it fine? So let's move forward. Now this is simple, the rate of the benzene, ठीक है, benzene derivatives का rate of reaction है, this is simple kinetic. Now so डायरेक्टिव इफेक्ट मोर, अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो तब क्या सिचुएशन होगी। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सिंपल बेंजीन, देन हमने पढ़ा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग का जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन, ठीक है, कि अगर आपका जो बेंजीन रिंग है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना हो, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन, ठीक है, कि अगर यहाँ पे आपके पास एक आर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और आपके पास किसी और पोजीशन पे भी आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो तब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, किस पोजीशन के ऊपर। सो एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं आइदर बाय रेजोनेंस और बाय इंडक्टिव इफेक्ट विन ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर आपका दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, उनमें से एक जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो और दूसरा जो हो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन डायरेक्ट करेगा कि किस पोजीशन पे जाए, वो होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसकी बात मानेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की, ठीक है, कि वो या आइदर वो एक्टिवेटिंग दो तरह से हो सकते हैं, रेजोनेंस से हो सकते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट से हो सकते हैं, जिसे हम सिंपल अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इंडक्टिवली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और अमीनो ग्रुप और आपका OH ग्रुप जो है वो रेजोनेंस एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक हो गया जी, ये बात मेरी समझ गए कि ये मैं एग्जांपल दूंगा आपके ऊपर, ये आपने याद रखना हो कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो
ठीक है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो, इनमें से एक ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो और दूसरा जो है वो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, और इसका आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि अब वो डीएक्टिवेटिंग के ऊपर विन कर जाएगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसकी बात मानेगा कि वो किस पोजीशन पे जाएगा? वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। इज इट फाइन? ये पॉइंट क्लियर है आपको? ओके। और अगर इन दो ग्रुप में से एक जो है, अगर दोनों ग्रुप एक्टिवेटिंग है, एक बाय रेजोनेंस एक्टिवेटिंग ग्रुप है और दूसरा बाय इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको कौन डायरेक्ट करेगा? वो जो रेजोनेंस के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट रियली फॉर्म ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग। इसके अलावा आपके पास ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक डाई सब्स्टिट्यूटेड है और वो यहां पे है आर आर। अब ये आर जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये दूसरा जो आर प्राइम है ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो कौन डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को कि वो किधर जाए? कौन डायरेक्ट करेगा जी? एक्टिवेटिंग, यस। तो एक्टिवेटिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आप इसकी आर्थो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप की पोजीशन है वो एक ये पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है। तो आप ये देखें कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे कभी भी नहीं जाएगा, इस आर्थो पोजीशन पे कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या आइदर इस पोजीशन पे जाएगा या इस पोजीशन पे जाएगा। ठीक हो गया जी? इज इट फाइन? okay. And then with bulky directing group there will be usually be more para product. अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये बल्की ग्रुप है तो इसमें से ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा बनेगा, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर बल्की ग्रुप है तो आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? ओके। सो एंड देन फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इनकमिंग ग्रुप रिप्लेसेस अ हाइड्रोजन, इट विल नॉट यूजुअली रिप्लेस सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी इन प्लेस। तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो हमेशा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। जहां पे हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कभी भी ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट को कभी भी रिप्लेस नहीं करता। तो ये 5 पॉइंट आपने याद करने हैं, जब भी याद रखने हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें ऐसे एरोमेटिक रिंग के ऊपर जहां पे ऑलरेडी 2 सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हो। इज इट क्लियर? याद रहेंगे कि जी। So these 5 points are very important while doing an electrophilic substitution on di-substituted benzene ring. ठीक है। तो इसका याद रखना है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग के ऊपर विन कर जाते हैं और एक्टिवेटिंग भी रेजोनेंस वाला विन करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट वाले से, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। और जब बल्कि आपके पास डोनेटिंग ग्रुप अवेलेबल है तो मोस्ट पैरा प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो नहीं बनेगा। और हमेशा आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उनको कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। इज इट फाइन? now you can see here one of the example
व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्ट्स टू द सेम पोजीशन, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे डायरेक्ट कर रही हो, सेम पोजीशन पे डायरेक्ट कर रही हो, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये देखें कि यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है और नाइट्रो अटैच है ऑलरेडी। मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो इसकी जब हम नाइट्रेशन करें, दिस इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, तो इसकी अगर हम नाइट्रेशन करें तो डेफिनेटली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, जो नाइट्रोसोनियम आयन को कौन डायरेक्ट करेगा, मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप डायरेक्ट करेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पे। लेकिन नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग भी है, तो ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पे डायरेक्ट कर रहा है, मिथॉक्सी आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर रहा है, तो कॉमन पोजीशन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेजरली कहां पे जाएगा, इस पोजीशन पे, दैट इज द पैरा पोजीशन टू मिथॉक्सी एंड आर्थो पोजीशन टू द नाइट्रो ग्रुप। सो दिस विद द मेजर मेजर आइसोमर बनेगा। ठीक है, इज इट फाइन? अब इस केस में देखें, इस केस में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक मेथाइल प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप है, और दूसरा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा डायरेक्ट करेगा, इसमें से कौन सा डायरेक्ट करेगा, विन कौन सा करेगा, मैथल ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ऊपर विन करेगा। ठीक है, अब मैथल जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, so definitely incoming electrophile will go to the ortho position, पे जाएगा, किसके, मेथल के। और चूंकि ये कॉमन पोजीशन है, नाइट्रो की भी ये कॉमन पोजीशन है, इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप भी डायरेक्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, this will be a major product. Is it fine? Now let's move forward. So you can see here, so both substituent are meta directing, जिसका ये डाई नाइट्रोबेंजीन है, तो आपके पास ये जो पोजीशन है, this is a common position, दोनों इस पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये आपके पास 100% ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन ये वाली बनेगी। ठीक है, दी मैथल ग्रुप, आप इस केस को आप देखें, इस केस को, ठीक है, तो इस केस में मैथल ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और क्लोरो ग्रुप जो है वो क्या है, वो डीएक्टिवेटिंग है। क्लोरो ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो मैथल बेसिकली डायरेक्ट करेगा इसको, ठीक है, नाइट इनकमिंग NO2 को, कि वो किस पोजीशन पे जाए, आर्थो पोजीशन पे। अब पैरा पे ये नहीं जाएगा ज्यादा, ये माइनर बनेगा, क्योंकि वहां पे क्लोराइड डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन्सिटी जो है वो विड्रॉ भी कर रहा है, वो क्लोज पोजीशन है। ठीक है, सो मेजर जो है, मेजर विल बी दिस वन, दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। इज इट फाइन जी? सो नेक्स्ट एग्जांपल, now you can see here, when two substituent direct to different positions, ठीक है, activating versus deactivating, activating versus deactivating. So you can see here कि मिथॉक्सी जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है। नाइट्रो इस पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहे हैं, और मिथॉक्सी जो है वो आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब इनकमिंग जो आपका नाइट्रोसोनियम आयन है वो इस पोजीशन पे नहीं जाएगा जी। लिए हेलो, वालेकुम जी सर।
जी बेटा, तो आप देखें कि आप मेथॉक्सी की दो ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है, दो ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है, ये वाली और ये वाली, लेकिन यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहां पे आ जाए तो ये 1 2 3 प्रोडक्ट बन जाता है। तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि 1 2 3 जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से पॉसिबल नहीं होता, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से पॉसिबल नहीं होता। सो यू विल सी कि this will be these two isomers will be possible. Nitro group will either go to the ortho to methoxy or this para position to methoxy. So this will a major out of these two, and this is a minor. Is it fine? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? Okay, now we will see the next example. Now here in this case you can see these both groups are activating groups. अगर इसकी आप नाइट्रेशन करें मिथॉक्सी टोलिन की, पैरामिथॉक्सी टोलिन की, तो मेथल भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मिथॉक्सी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मिथॉक्सी रेजोनेंस से एक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेथल इंडक्टिव इफेक्ट से एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो कौन सा विन करेगा जी? जो कि रेजोनेंस से एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। नाउ दिस मिथॉक्सी विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल to go at the ortho and para position. So as para position already blocked, so you will get this major electrophilic substitution product. Is it fine? Just a moment. Hello. So, is it fine? ये आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? Okay. And then another example, this one, if you have this disubstituted benzene, तो आप ये देखिए, then methyl is activating group and OH hydroxyl is activating group. तो ये रेजोनेंस से एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से रेजोनेटिंग है। सो डेफिनेटली बाय रेजोनेंस से जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है जी? इज इट फाइन? और अगर आपके पास क्लोरोटोलिन है तो ये चूंकि क्लोराइड जो है डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ये आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, और आपके पास मिथाइल जो है डेफिनेटली विन करेगा क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है ऑर्थो टू नाइट्रो जाएगा मिथाइल के, और चूंकि क्लोराइड जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ये मिक्सचर ऑफ इन बिटवीन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका डेफिनेटली 4 क्लोरो 2 नाइट्रो टोलिन बनेगा। ठीक है जी? हेलो? वालेकुम। Okay, then what is the effect of the steric and electronic effect? So you can see here, this is a methyl and this is a bulky R group. This is a bulky R group. अगर आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट इज अ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जी, रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट्स पे डोमिनेट नहीं करता,
लेकिन चूंकि क्लोराइड जो है वो डीएक्टिवेटिंग है, वो सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है रेजोनेंस से, लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। ये बात समझ आ गई आपको? अगर दोनों एक्टिवेटिंग हो और रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से, तो फिर रेजोनेंस डोमिनेट करता है। ठीक है जी। जी आमिर नवाज, यू गॉट पॉइंट? Okay, so here you can see okay, this is a bulky R group. Both are R group are attached. Both are inductively activating group. तो इनकमिंग ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो चूंकि ये बल्की ग्रुप है, बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंडनेस, इसके ऑर्थो पे प्रोडक्ट नहीं जाएगा, बल्कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो टू मेथल, जो कि कम बल्की ग्रुप है, उसके करीब बनेगा। ठीक है जी। Is it fine? और यहाँ पे आपका पास ये फिनोल है, मिथाइल फिनोल है। ठीक है, बोथ आर एक्टिवेटिंग, वन इज बाय रेजोनेंस एक्टिवेटिंग है और सेकंड वन इज बाय इंडक्टिव इफेक्ट है। सो व्हेन यू विल डू अ रिएक्शन, तो आपके पास डेफिनेटली जो रेजोनेंस एक्टिवेटिंग है वो विन करेगा और आप इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये ओनली ट्रेसेस बनेंगे। और ये कम अमाउंट में इसलिए बनता है कि आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बल्कि है। ये क्या है? बल्कि है। तो दीज स्टीरिक इफेक्ट्स दे प्ले द रोल of the low yield of this product. Now these are a few of the examples. Friedel-Crafts acylation of benzene, and you are familiar with this reaction. So an acyl group is attached, that's known as Friedel-Crafts acylation reaction. And when simple alkyl group is attached, you do an electrophilic substitution reaction, then that will be known as the Friedel-Crafts alkylation reactions. So these you write from your FSC, you are familiar with these reactions. So with benzene, if you treat an acyl chloride, so you need an aluminum chloride that will generate a acylium ion that will act as electrophile, and you will get a Friedel-Crafts acylation reaction. So this acyl group you can also attach with the help of acetic anhydride. This is also acylating agent. So these are the example of Friedel-Crafts acylation reactions. So this is the mechanism of this reaction. You are familiar with this one. So this will attack this lone pair on chloride, attack this Lewis acid. So you will get this complex. Now this will remove this lone pair, will generate a triple bond, and this one will be removed as a leaving group, AlCl4. So you will get this acylium ion. Acylium ion is basically the source of electrophile. Now your benzene ring, this will attack on this acylium ion, and then at the end your AlCl4, this will remove this proton, aromaticity will be regenerated, and you will get the final Friedel-Crafts acylation product. This is simple mechanism. You already know this, so no need to go in detail of this mechanism. So another, the important one, the point we want to discuss in this one, so complexation product, that this lone pair on oxygen, this can also donate electron, and you will get a product complex. This is a product complex. So when you will excess of water, you will wash, so this will break up into the final product, and you will get an aluminum salt. So this salt will be separated out, and you will get this final you can Friedel-Crafts acylation. So free acyl benzene will be freed, and you can purify this product. So another point, just a moment. Alkylation,
You can also do with the simple alkyl halide. This reaction you know. Just I want to give you one example. Like if you do a Friedel-Crafts alkylation reaction with simple methyl chloride, so you have to use a catalyst like aluminum chloride. So this will generate a carbocation. And methyl group will get attached on the benzene ring. So this reaction is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. So you need a catalyst like aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride. ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है हमेशा एनहाइड्रस यूज करते हैं कि अगर मॉइस्चर होगा तो वो मॉइस्चर H2O वाटर जो है वो लोन पेयर दे के ऑक्सीजन के इसको डीएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को। ठीक है, तो हमेशा मॉइस्चर फ्री कैटलिस्ट हम यूज करते हैं टू कैरी दीज रिएक्शंस। सो इसके अलावा जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है आप सिंपल अल्कीन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में यू नो द मैकेनिज्म कि ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको, देन ब्रेक और कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। तो अगर आप अल्कीन यूज करें, उसको एसिड से ट्रीट करें, तो डेफिनेटली आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा और वो भी एल्काइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है और इस रिएक्शन को भी आप कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। So next, just a moment, I have few empty slides. Maybe there's some problem. Just a moment. Okay, so you can see here कि आप कहीं से भी अगर कार्बोकेटाइन जनरेट करें तो आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल के केस में अगर अल्कोहल को आप एसिड से ट्रीट करें तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? वाटर रिमूव हो जाता है, you will get a carbocation and this carbocation will act as a electrophile and you can attach this group on the benzene ring. इसी तरह सिंपल ये वाली अल्कोहल है, इसको एसिड से ट्रीट करें तो डिहाइड्रेशन होगी, carbocation बनेगा इंटरमीडिएट और then it will react with the benzene and you will get a Friedel-Crafts alkylation product. Is it fine? अब Friedel-Crafts alkylation की लिमिटेशन क्या है? It's a very good method for attaching alkyl group on the benzene ring. लेकिन इसका मसला ये है कि सिंपल आप ये देखें यहाँ पे Friedel-Crafts reaction works only with benzene, activates benzene derivatives and halobenzenes. They fail with strongly deactivating group. कि अगर आप ये अल्काइल ग्रुप अटैच करें एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में तो बेंजीन पे दिस रिएक्शन विल वर्क वेरी वेल। और चूंकि ये अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कोई भी इसकी नाइट्रेशन करें यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो माइनर बनेगा क्योंकि बेल्की ग्रुप है। ठीक है, और इसके अलावा अगर पहले नाइट्रेशन आप करें फिर इसकी आप Friedel-Crafts एल्काइलेशन करना चाहें तो ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच हो गया। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ द Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन। इसके अलावा एक और इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड के साथ Friedel-Crafts रिएक्शन करें यू विल नेवर गेट दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आप हासिल नहीं कर सकते, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि फर्स्ट केस में स्टार्टिंग विद दिस 1 2 3 4 दिस इज अ ब्यूटाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल क्लोराइड है। फर्स्ट केस में कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इमीडिएटली 1 2 जिसको वागनर मेयरमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं, प्रोटॉन विल बी शिफ्टेड एट दिस टर्मिनल कार्बन एंड देन पॉजिटिव चार्ज विल गो टू दिस पोजीशन तो ये इमीडिएटली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। देन दिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विल बी अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग एंड यू विल गेट अ 65% दिस प्रोडक्ट। तो अगर आप ये प्रोडक्ट बनाना चाहें तो आप Friedel-Crafts रिएक्शन से ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इज इट फाइन? So this is the delimitation of this Friedel-Crafts reaction.
सो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बट इफ इट इज अ लॉन्ग चेन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो आप बनाना चाहते हैं वो इमीडिएटली रीअरेंज होकर मोर स्टेबल सेकेंडरी और अगर पॉसिबिलिटी हो तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यू गॉट दिस पॉइंट? हेलो? Okay, thank you. Okay, we can stop over here. So we have only 1 minute. So session will be break, or we will be back in 10 minutes, 15 minutes. Just give me feedback. You got some of my points or not? Okay, then thank you. We will be back after 15 minutes. So please, okay. After 15 minutes, आप timely log in हो जाइएगा please, because then I have to go somewhere.